बड़े गंभीर विषय पर और भ्रष्टाचार से जुड़े विषय पर आज आप लोगों को हमने यहाँ राजीव भवन कार्यालय में इस प्रेस वार्ता में आमंत्रित किया है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। और प्रेस वार्ता में हमारे साथ कुछ हमारे एनजीओ के साथी हैं जो दिल्ली के अंदर अपनी सेवाएं देते हैं। और जो एनजीओ काम करती हैं, आपको मालूम है कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर अपनी सेवाएं देते हैं, जिसमें हमारे बीच दिल्ली पर्यावरण एक संस्था है जिसमें सुनील गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं, राजेश सिंह जी हैं, अतुल जी हैं और मुकुट बिहारी साहब हैं। साथियों, जो विषय है एक बार फिर एक भ्रष्टाचार का विषय है जिस पे हम आज बातचीत करेंगे और इस सरकार को फिर एक बार आगाह और जगाने का काम करेंगे। जिस तरह से पूरे देश ने आज ये बात को पूरी तरह से सत्यापित कर दिया है, एक छोटे से शहर में शराब का इतना बड़ा घोटाला होता है और शराब के घोटाले को जो करने वाली पार्टी है ये वही पार्टी है जो शायद भ्रष्टाचार के विषय पर दिल्ली में काबिज हुई। दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को बनाना जैसे नारे देकर के वो आज सत्ता में काबिज है। अफसोस ये होता है लगातार इस सरकार पर न केवल भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं बल्कि ये साबित भी हो रहा है कि किस तरह से सरकार और सरकार में बैठे मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो केवल ये कह रहा है कि वो बिल्कुल कट्टर ईमानदार है, बाकी सब लोग पूरी इस पार्टी को, इनके मंत्रियों को पूरी तरह से ये मान चुके हैं भ्रष्टाचार में पूरी पार्टी लिप्त है, इनके मंत्री लिप्त हैं। और ऐसा नहीं है तो इनके मंत्री आखिर जेल में अब तक बंद क्यों? मैं बार बार दोहराता हूं और इस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूं, लगभग 80% मंत्री इनके या तो जेल की हवा खा चुके हैं या पार्टी से बाहर जा चुके हैं और अभी भी सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में। तो दिल्ली के इस पिछले 8 साल के इस सरकार के कार्यकाल में कई बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन जो चर्चित घोटाले हैं जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी, न केवल सड़क से लेकर के भारत सरकार में मंत्री हरदीप पुरी जी के कार्यालय से लेकर के सीबीआई और तमाम उन एजेंसियों तक लड़ी। और आज वही कारण है कि आज पूरा देश मान चुका है कि शराब का जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ वो दिल्ली में हुआ है, या यूं कहीं जो दिल्ली की पहचान है आज वो शराब घोटाले से बन चुकी है। और ये घोटालों की लंबी सूची तैयार होती जा रही है, जिसमें क्लासरूम घोटाला है, डीटीसी बस की खरीद का और मेंटेनेंस का घोटाला है, ऐसे कई सारे घोटाले हैं। लेकिन एक और घोटाला जो निकल के आया है जिसकी शिकायत मैंने लगभग 2 दिन पूर्व दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने समय मांगा था और उनको जाकर के 2 दिन पूर्व वो शिकायत हमने दी। ये वो शिकायत की कॉपी है, मैं आज फिर साझा कर रहा हूं। और इस घोटाले में जो एक बार फिर आरोप हैं, आरोप उसी व्यक्ति पे हैं जिस पे लगभग दिल्ली के 18 विभाग हैं दिल्ली सरकार के, और अरविंद के बहुत चहेते मुख्यमंत्री, एजुकेशन से लेकर के पीडब्ल्यूडी और यूडी तक के तमाम विभाग उन्हीं पे हैं। मुझे लगता है, अब मैं कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शायद अब अरविंद को 18 डिपार्टमेंट के अलावा एक डिपार्टमेंट का और उन्होंने शायद गठन कर दिया है जो है भ्रष्टाचार मंत्रालय, और जिसका जो मंत्रालय का जो मंत्री है वो मनीष सिसोदिया है। हद हो गई है इस मंत्री की जो लगातार इसके हौसले की मैं दाद देता हूं, जो एक के बाद घोटाले कर रहा है। और यही कारण है कि मैं आज से एक नया डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का कि भ्रष्टाचार मंत्रालय का गठन अरविंद ने कर दिया और उसका मंत्री जो मनीष सिसोदिया को बना दिया।
जिसके अंडर में लगभग 18 मंत्रालय हैं और उसके ऊपर एक भ्रष्टाचार मंत्रालय है जिसको लीड मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो जो मैंने आपको अभी सामने शराब, डीटीसी और क्लासरूम के भ्रष्टाचार का जिक्र किया, उसमें डूसिप एक ऐसा विभाग है जो स्लम बस्तियों के अंदर, गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराता है। और दिल्ली के अंदर लगभग ये 725 शौचालय हैं जिनमें लगभग 23,000 शौचालय की सीट कहिए, यूरिनल कहिए, जिनकी देखभाल ये विभाग करता है। यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी स्लम में लोग रहते हैं जिनके घरों में शौचालय नहीं है, वो इन शौचालय का प्रयोग करके वहां उनकी सेवाएं लेते हैं। यहां शौचालय को भी आज नहीं बख्शा जा रहा है। शराब से लेकर के आज ये मंत्री शौचालय को भी दिल्ली को बेच रहा है। पहले दिल्ली शराब माफियाओं को बेची, आज ये दिल्ली के शौचालय का घोटाला करके शौचालय माफिया को भी दिल्ली बेच रहा है। कैसे बेच रहा है वो लिखित रूप में हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को शिकायत में बाकायदा दर्ज कराया है। मैं धन्यवाद करता हूं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, सक्सेना जी का, जिन्होंने समय दिया, हमें सुना और माना और जांच का आश्वासन दिया। और पूर्व की भांति शराब घोटाले को लेकर के कांग्रेस पार्टी की सराहना की, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। जो शराब माफिया के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ाई ली और लड़ाई लड़ी, जो घोटाला जनता के सामने लाया गया, उसके कांग्रेस के प्रयास और कांग्रेस के उस एफर्ट्स को माननीय एलजी साहब ने भी स्वीकार किया है। उनका आभार व्यक्त करते हुए साथियों, मैं फिर उस विषय को आपके सामने रख रहा हूं कि इसमें घोटाला कैसे हुआ है। लगभग 60 पेज की शिकायत हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दी और उन 60 पेज की कंप्लेंट में हमने बाकायदा ये साबित कर दिया कि किस तरह से दिल्ली के शौचालयों को बेचा गया है, किसको बेचा गया, कैसे साजिशन बेचा गया। आज मैं उसकी पोल खोल रहा हूं। साथियों, जैसे मैंने कहा, 725 शौचालय दिल्ली के अंदर सेवाएं देती है डूसिप। 23,000 से ज्यादा टॉयलेट्स हैं, सीट्स हैं वहां पर। उनकी देखरेख का जिम्मा इस शहर में 4 जोन में डिवाइड होकर के लगभग 3 कंपनियों के पास होता है, जिसमें एक कंपनी के पास 2 जोन होते हैं और 2 कंपनियों पे 1-1 जोन होता है। यानी कि पूरी दिल्ली को 4 जोन में डिवाइड करते हुए 3 कंपनियों पे काम होता है। लेकिन माननीय मंत्री जी, जो अध्यक्ष हैं डूसिप के, वो अपनी एक बैठक लेते हैं, जो एक रिव्यू मीटिंग होती है। ये उसका एजेंडा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये मीटिंग होती है, 31वीं बैठक होती है और 5/8/2022 को, 2022 5 तारीख 8वां महीना। इस बैठक में मनीष सिसोदिया जी कुछ फैसले लेते हैं। फैसले क्या लेते हैं कि जो 4 कंपनियां हैं, इनके रख रखाव को लेकर के जो सूचनाएं आ रही हैं, उन सूचना के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि ये कंपनियां काम करने योग्य नहीं है, इनको ब्लैकलिस्टेड या डीबार किया जाना चाहिए। उनको डीबार कर दिया जाता है। स्वाभाविक है, जब डीबार हो जाएंगे, ब्लैकलिस्टेड हो जाएंगी, तो कंपनियां फिर काम करने योग्य नहीं मानी जाएंगी। वो बाकायदा ऑर्डर निकलता है और उनको निरस्त कर करके फिर एक नए प्रोसेस के तहत कुछ नए वेंडर्स और एनजीओ को आमंत्रित किया जाता है। जो आज मेरे मंच पर आप देख रहे हैं, ये वो एनजीओ हैं जो जनवरी में 2022 में जिनको बुला करके टेंडर दिया गया था। और लगभग 24 जोन में दिल्ली को 23,000 टॉयलेट सीट्स और या यूं कहिए 725 टॉयलेट शौचालय को बांटा गया और इनको टेंडर के प्रोसेस के द्वारा काम दिया गया। 725
शौचालय को लगभग 42 करोड़ रुपए सालाना बजट मेंटेनेंस के रूप में निर्धारित किया गया। ये वो साथी हैं जो अपनी सेवाएं इस दिल्ली के शौचालयों में दे रहे हैं, जिनसे लोग परेशान थे, फीडबैक था, या जो मंत्री जी की दृष्टि में जो शौचालय का देख रेख का काम कर रही थी, उन कंपनियों को तो उन्होंने ब्लैक लिस्ट ही बार कर दिया, स्वाभाविक है। लेकिन मंत्री जी फिर जिस बैठक का मैं जिक्र कर रहा हूं, जनवरी में आकर के फैसला लेते हैं, 2 साल का इनका टेंडर होता है, और मंत्री जी मनीष सिसोदिया, भ्रष्टाचार मंत्री जी, अपने उस फैसले को बदलते हैं और इनको कहते हैं कि 6 महीने में एक नया प्रोसेस शुरू करेंगे, और नए प्रोसेस के तहत जो 2 साल का टेंडर था, इनको 6 महीने में समाप्त करने का निर्णय ले लेते हैं। स्वाभाविक है, निर्णय लिया तो किसी के वजह से, किसी कारण से लिया होगा। तो जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड होती है, जो कंपनी पूरी तरह से मान ली गई है कि काम अच्छा नहीं कर रही, वो कंपनी यकायक एक दिन दिल्ली के तमाम टेंडर नए प्रोसेस के तहत एक सिंगल बिडर और सिंगल कंपनी के रूप में दिल्ली के तमाम टॉयलेट्स ब्लॉक का टेंडर ले लेती। अब सवाल यही खड़ा होता है साथियों, जो व्यक्ति, जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, डी बार है, और मंत्री जी अपनी बैठक में खुद ये बात को स्वीकार करते हैं कि इनका काम ठीक नहीं है, इनसे काम छीन लिया जाए, इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, अनेकों अनेक अनियमितताएं बरती जा रही हैं, फिर वो कंपनी को काम कैसे मिलता है? यहां भ्रष्टाचार का खेल शुरू होता है। स्वाभाविक है, जब कोई आदमी बदनाम होगा, ब्लैक लिस्टेड होगा, तो अपने बचाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करेगा। उन 4 कंपनियों में एक कंपनी है जिसका नाम है साईनाथ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये वो कंपनी है जिसके डायरेक्टर जाकर के सरकार के दरबार में हाजिर हो जाते हैं और सरकार से अपनी राहत मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन सरकार से तो उनको और बड़ा इनाम मिल जाता है कि आप छोड़िए 2 जोन, आप पूरी दिल्ली का टेंडर ले लीजिए। और यहां साजिश का खेल शुरू होता है, भ्रष्टाचार यहां से शुरू होता है। उस कंपनी को किस तरह से अधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा करा के एक रास्ता निकाला जाता है कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से रिलीफ लाइए, और वो व्यक्ति करता भी यही है। साईनाथ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हाई कोर्ट जाती है और ये दुहाई देती है कि मुझे ब्लैकलिस्ट करने से पहले से सुना नहीं गया, यानी कि मुझे सो कॉज नोटिस नहीं दिया गया। हाई कोर्ट ये निर्देश देता है डूसिप को कि भाई इसको एक बार सुना जाए, ये इसका हक है। हम भी कहते हैं सुना जाए। कोर्ट ने आदेश दिया, निर्देश दिया, डूसिप को सुनना है, ठीक है भाई सुनिए। लेकिन अब आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो विषय ये है, हाई कोर्ट से ये निर्णय लेने के बाद एक टेंडर इतनी जल्दी में आनन फानन में तैयार होता है, जो कि 18 अगस्त को टेंडर कॉल होता है। नियम अनुसार टेंडर जो दिल्ली में जनरली ई पोर्टल पे टेंडर होते हैं। तो पहली साजिश, आप क्लियरेंस लेके आओ, ये अरविंद का पुराना फॉर्मूला है, भ्रष्टाचार का नया मॉडल है। कोर्ट से थोड़ी राहत लो और हम आपको फिर उसमें पूरा सर्टिफिकेट दे देंगे। पहले तो टेंडर कॉल होता है, टेंडर जो है ई पोर्टल पे होना चाहिए, वो ई टेंडर जो है ई पोर्टल की बजाय उस टेंडर को जैम पोर्टल पे शिफ्ट कर दिया जाता है। आप सब लोग जानकार होंगे, जैम पोर्टल बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है भारत सरकार का, जहां पे टेंडर प्रक्रिया होती है। लेकिन जब भी हम जैम पे जाते हैं तो इस मकसद से जाते हैं कि वहां पर एक तो प्लेयर्स ज्यादा होंगे, प्लेयर्स मींस कंपनियां होंगी, और जो टेंडर है उससे संबंधित अच्छे एक्सपर्ट्स कंपनी होंगी, कंपटीशन होगा, स्वाभाविक है कंपटीशन होगा तो उसमें सरकार को फायदा पहुंचेगा। यहां उल्टा होता है, यहां कभी भी कोई टेंडर होता है तो उससे पहले उस प्लेटफॉर्म की एक जानकारी, एक रिपोर्ट मंगाई जाती, क्या वहां पर इस तरह के प्लेयर्स हैं या नहीं। ये जैम उस प्लेटफॉर्म की एक एवेबिलिटी, एक रिपोर्ट है। 18 अगस्त से पहले 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आती है कि इस टेंडर से संबंधित वहां कोई भी प्लेयर नहीं है, यानी कि उस टेंडर को खरीदने वाला नहीं है। ये बाकायदा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अंडरलाइन हो रखा है। हम ये कॉपी आपको हमने व्हाट्सएप पे भेज दी है, आप अपने व्हाट्सएप पे पढ़ लीजिएगा। जैम की एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये दर्शाती है कि जब प्लेयर ही नहीं है तो भाई आप जैम पे क्यों जा रहे हैं।
ये जितने लोग बैठे हैं या जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हुई थी, स्वाभाविक है उनको भी हक नोटिस मिलना चाहिए, उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए और वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। उन सब से बचा करके छुपा करके ये टेंडर जैम पे शिफ्ट किया जाता है और जिसको टेंडर मिलना होता है वो जाकर के वहां उस टेंडर को खरीदता है, जिसमें 2 कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें से एक कंपनी का नाम फिर ले रहा हूं, साईनाथ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जहां कोई प्लेयर नहीं है वहां शिफ्ट किया जाता है। इसको यूं समझ लीजिए, एक प्रोडक्ट एक मार्केट में बिकने जाता है, उसको खरीदार बहुत हैं, और एक प्रोडक्ट ऐसा है जिस मार्केट में यदि किसी ऑटो पार्ट्स की मार्केट में आप कपड़ा बेचेंगे तो स्वाभाविक है कम खरीदार मिलेंगे, और यदि कपड़े मार्केट में आप ऑटो का पार्ट्स बेचेंगे तो कम खरीदार मिलेंगे। ये वैसी ही बात है। तो टेंडर को वहां भेजा गया और वहां पर उसको सेल किया गया और वहां पे साईनाथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो टेंडर उठाती है। अब सवाल ये है, चलो जी उठा लिया, हम इसको भी गलत नहीं मानते हैं, लेकिन जो टेंडर 42 करोड़ रुपए का था वो टेंडर 118 करोड़ रुपए का हो जाता है। 118 करोड़ रुपए। और यहां थोड़ा और आपकी जानकारी के लिए कहना चाह रहा हूं, जो 725 शौचालय का टेंडर था वो टेंडर इस बार 559 शौचालयों का हो जाता है। 559 शौचालय, 559 शौचालयों में जो सीट की संख्या है, पहले का जो टेंडर ये लोग चलाते थे वो लगभग 23,000 सीटों की मेंटेनेंस देखते थे, वो संख्या भी घट जाती है, वो संख्या 18,000 हो जाती है लगभग, यानी कि 23,000 सीट की बजाय अब मेंटेनेंस का जो काम है वो 18,620 सीटों का टेंडर था। बावजूद उसके काम घट गया, सीटें घट गई, टेंडर कम होना चाहिए, कंपटीशन में फायदा होना चाहिए, बावजूद उसके उसका टेंडर कॉस्ट बढ़ गई। टेंडर जो 42 से 118 करोड़ रुपए का हो गया। ये सरासरी भ्रष्टाचार का मॉडल है अरविंद का जो मैंने रखा है। अब ये सवाल उठता है, जो मेंटेनेंस का ये काम देखते थे सालाना 42 करोड़ रुपए में, पर सीट इनको 1529 रुपए 1529 रुपए पर सीट सालाना मिलता था इन एनजीओस को, जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर अपनी सेवाएं देते थे। लेकिन इनको हटा के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पूरी दिल्ली का ठेका दे देना, यह साबित करता है कि पूरी दिल्ली को बेच डाला। और यही ठेका जो 1529 रुपए प्रति सीट था, यह टेंडर लगभग 2640 रुपए में कर दिया। आप अंतर समझिए, 1529 की बजाय 2640 रुपए, जो अंतर आया प्रति सीट वो 1111 रुपए। सिसोदिया जी ने सगुन में 1111 रुपए की बढ़ोतरी का सगुन साईनाथ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया। ये जो अंतर है ये दिखाता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार की लूट मची हुई। और आज भी ये एनजीओ सवाल पूछ रही हैं कि साहब हम तो 1529 रुपए में आज भी काम कर रहे हैं और आगे भी काम करने के लिए तैयार हैं, या आप अपनी बात खुद रखेंगे। लेकिन जबरदस्ती मंत्री जी कहते नहीं, हम तो एक ही कंपनी को देंगे। जबकि हम भी सरकार में रहे हैं, कॉर्पोरेशन में रहे हैं, जनरली ये फीडबैक आता है ज्यादा ज्यादा लोगों को रखिए, कंपटीशन रखिए, तुलना करिए कामों से। एक आदमी को कभी भी लगाम मत दीजिए। यहां उल्टा हो रहा है, काम करने वाले तमाम लोगों को बाहर करके एक केवल और केवल अपने प्रिय को काम देने का काम जो है मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं। टेंडर हो गया, रेट का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब आपके मन में सवाल आएगा, साहब शोकॉज नोटिस का क्या हुआ? मैं आपको साथियों बता दूं, कोई भी कंपनी यदि ब्लैक लिस्टेड डी बार होती है, ये बकायदा जैम के नॉर्म्स में है, वो कंपनी पार्ट। पर अफसोस ये होता है, मैंने समाचार पत्र, ये हमारे हिंदुस्तान टाइम्स की एक न्यूज रिपोर्ट है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये भी मैं तथ्यों के साथ आया हूं, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकी जो रिपोर्ट है वो सही नहीं थी। इनकी परफॉर्मेंस
की कंप्लेंट आ रही थी, जिसकी वजह से इनको हटाया गया। पर ये कंपनी या ये संजीव नहीं है, ये तो वो लोग हैं जिनको आपने खुद टेंडर दे दिया है। अभी ऑफिशियल कोई बयान किसी भी सरकार का नहीं आया, तो क्यों नहीं आया ये हम आज इस सरकार से पूछना चाहते हैं। एक और डॉक्यूमेंट, ये डी बार का ऑर्डर है, इसी साई नाथ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और 3 अन्य के खिलाफ। ये ऑर्डर 10/5/2022 का है। ये ऑर्डर है, ये भी मैंने आपको आपके व्हाट्सएप पे पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजा है। ये मैंने कहा एजेंडा और मीटिंग, उसकी कॉपी हमने आपको सौंप दी है। अंत में साथियों, मैं सिसोदिया जी और केजरीवाल जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि आपने टेंडर निरस्त किया तो उसका आधार आपने बताया कि इनकी परफॉर्मेंस गलत है, ये काम सही नहीं कर रहे हैं, और यदि आप उस आधार पे किसी को ब्लैक लिस्ट करते हैं और अपनी अध्यक्षता में करते हैं, डीबार करते हैं, तो फिर उसी कंपनी को आप टेंडर देने की प्रक्रिया में शामिल क्यों कराते हैं? ये प्रश्न का जवाब क्या सिसोदिया और केजरीवाल देंगे? आज तक इसका जवाब नहीं मिला है। अफसोस ये होता है, शराब घोटाले की माफिक जैसे उस समय भाजपा चुप रही, 8 एमएलए 7 सांसद, मैं उस समय बोल रहा था कि 160-65 से ज्यादा पार्षद, 3 मेयर थे, पूरा इनका भाजपा का कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय भी यही है। किसी एक आदमी ने शराब पे 4 लाइन लिख के नहीं दी कंप्लेंट की। वैसा ही उदाहरण फिर यहां मैं साबित कर रहा हूं। शौचालय का घोटाला हो रहा है और भाजपा चुप है। इसके 2 ही कारण है, या तो भाजपा के नेता इन गरीब लोगों के बीच में नहीं जाते, या तो सांसद और एमएलए इनकी बात नहीं सुनते, इनकी परेशानी को नहीं महसूस करते, या फिर इनको सब पता है और कहीं ना कहीं वो भी पाप के भोगी है, वो भी भ्रष्टाचार में शामिल है। और यदि ऐसा नहीं है तो ये साथी सभी के पास संपर्क करके आए हैं। एक एमएलए ने, एक सांसद ने 4 लाइन की चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? अरे इतना ही लिख देते कि पहले इसकी जांच करी जाए, तो भी हम मान लेते कि वाकई भाजपा गरीबों के प्रति संजीदा है। अफसोस तो ये संजीदा तो तब होंगे जब जनता के लिए उपस्थित हो। एक सांसद तो क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी क्रिकेट मैच चल रहा है उनका, उससे पहले कमेंट्री बोल रहे थे। एक सांसद मुझे नहीं पता वो कहां पे अपने गानों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक सांसद है जो दिन भर हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। उनको इस शहर में बिल्कुल सौहार्द और शांति पसंद नहीं है, वो उसी पे अपना बिगुल बजाए हुए हैं। 1-2 सांसद ऐसे हैं जो दिन भर अपने शीर्ष नेताओं की चाटुकारिता में लगे रहते हैं, झूठ बोलने का जिनको एक ठेका मिला हुआ है। तो मेरा प्रश्न भाजपा से भी है कि आखिर कब आप इन गरीबों की और इस घोटाले के बारे में आप मुंह खोलेंगे? तो मेरा प्रश्न दोनों पार्टियों से है। मैंने आदरणीय उपराज्यपाल साहब से मांग की थी, हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि इस पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जो घोटालेबाज मंत्री सिसोदिया जी के जो आका हैं, मुझे लगता है दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे प्रदेशों में जाके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें यहां दिल्ली से इस्तीफा देना चाहिए तुरंत। शराब घोटाले पर, डीटीसी घोटाले पर, क्लासरूम में हुए घोटाले पर, और अब ये शौचालय घोटाले पर। अभी आने वाले दिनों में हम और कई ऐसे विषय हैं जिससे सरकार का जो झूठा मखौटा है उसको उतारने का काम करेंगे। तो मैंने आपके सामने बड़े विस्तार से इस घोटाले की जानकारी आपके समक्ष रखी है। डिपार्टमेंट गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं आज आपके बीच उपस्थित हुआ। ये बात हमने 2 दिन पूर्व एलजी साहब के सामने रखी। इससे पहले मैं आपके सवाल लूं साथियों। मेरे साथ इस मंच पर 1-2 साथी हैं, सबसे नहीं, लेकिन मैं एक किसी साथी से कहूंगा, किस तरह से, किस प्रक्रिया से आप जुड़े और किस तरह से आपको शॉर्ट नोटिस पे बाहर किया गया, वो स्वयं आपको अवगत कराएंगे। बैठ जाओ।
ये ले लो। देखिए देखिए हुआ क्या था, बेसिकली हम लोग काफी टाइम से इस पे काम कर रहे हैं और पिछले 10 इयर्स तो मुझे हो गए। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, पहले ये सिस्टम पेएनयू से था, ठीक है। पेएनयू के बाद क्या हुआ, उन्होंने एक प्रोजेक्ट में यूजर फ्री 2017 में किया इन्होंने, ठीक है, अच्छी बात है। जब यूजर फ्री किया इन्होंने, उसके बाद क्या हुआ, यूजर फ्री के बाद इन्होंने छोटे छोटे टेंडर लगाए। लेकिन मुझे लग रहा है 10 लाख 12 लाख का, इस तरह से 100 टेंडर इन्होंने लगाए और छोटे छोटे कई सारे एनजीओ को, स्मॉल एसेट वाले लोगों को, ऐसे एमएसएमई को, स्टार्टअप को काम मिला बोनस। वो काम अप्रोक्सीमेट 2 महीने का टेंडर था, अप्रोक्सीमेट इन्होंने 11 महीने तक चलाने दिया, लोगों ने चलाया, ठीक है। बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था। 1500 का रिजर्व प्राइस था, 1500 के रिजर्व प्राइस पे किसी ने 1400 में लिया, किसी ने 1200 में लिया, किसी ने 1300 में लिया, जिसका जो सिस्टम था उस सिस्टम से काम चला। इसमें अप्रोक्सीमेट जो गवर्नमेंट का खर्च आ रहा था एनुअल 32 करोड़ का आता। उसके बाद क्या हुआ, उनके एक मिनिस्टर का बयान आता है कि हम जो है स्लम के टॉयलेट को एयरपोर्ट की तरह मेंटेन करें, एयरपोर्ट की तरह मेंटेन करें, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, स्लम के टॉयलेट को एयरपोर्ट की तरह मेंटेन करें। हम लोगों से काम ले लिया, ठीक है, ले लिया गया, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने क्या किया, इन्होंने इस सारे काम को क्लब करके, हेलो, सारे काम को क्लब करके इन्होंने एक पूरे दिल्ली को, जो कि अप्रोक्सीमेट 100 लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, 100 कंपनी, सिर्फ और सिर्फ 4 जोन में डिवाइड कर, 4 जोन में डिवाइड करके इन्होंने बड़े टेंडर लगा दिया और अपनी फैब्रिक कंपनी को 2018 में इन्होंने सारे वर्क को डिवाइड कर। वो जो वर्क डिवाइड हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए, सॉरी, डिवाइड हुआ था वो सिर्फ 1 साल के लिए हुआ, 1 साल के लिए डिवाइड हुआ था। उस 1 साल के वर्क को इन्होंने एक्सटेंड कर करके एनुअल बेस पे एक्सटेंशन देके अप्रोक्सीमेट 4 साल तक चलाया उनका काम। मतलब 1 साल के काम को 4 साल तक चलाया जाता है, ये अपने आप में एक भ्रष्टाचार है, पहली बात। फिर क्या करते हैं ये कि उस काम को, मतलब उस तीनों कंपनी को बोलते नहीं आपका काम ठीक नहीं है, आपका आपसे काम नहीं हो पा रहा है, अच्छा काम नहीं है। तीनों कंपनी को क्या करता है कि मतलब डिवाइड कर देता है, लेटर देके बकायदा मिनट्स में लाके उन कंपनियों को डिवाइड कर देता है। जब इनको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद फिर क्या किया इन्होंने कि 24 जोन में टेंडर लगाया। उस टेंडर में हम लोग, जो दिल्ली गवर्नमेंट का प्रॉपर प्रक्रिया फॉलो किया गया, सारा कुछ फॉलो किया गया, एक एक ग्रुप पे कम से कम 5-5 कंपनी थी, 4-4 कंपनी थी, 3-3 कंपनी थी। सबसे पहले हायर कंपटीशन था, उसपे हम लोगों ने बिल्कुल मिनिमम मार्जिन में काम लिया। नो डाउट हम लोग का जो टेंडर था वो 2 इयर्स के लिए था। 2 इयर्स के टेंडर को इन्होंने क्या किया, जब वो फाइल मिनिस्ट्री में गया तो रिड्यूस करके 6 मंथ के लिए कर दिया कि हम आपसे 2 साल काम नहीं, जब हम टेक्निकली क्वालिफाई करते हैं 2 इयर्स के लिए। आपने हमसे ईएमडी लिया 2 इयर्स का, आपसे हमने सिक्योरिटी लिया 2 इयर्स का, आपने हमारी एलिजिबिलिटी देखा 2 इयर्स के अकॉर्डिंग, और आप ये बोलते हो कि आप काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हमारा पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद, टेक्निकली एलिजिबिलिटी होने के बाद, जब फाइनेंशियल बिल खुला उसके बाद ये बोलते हैं कि नहीं, हम आपको 6 महीने से ज्यादा के लिए नहीं दे सकते। ये अपने आप में एक भ्रष्टाचार है। क्यों कि इनके माइंड में था कि हम किसी न किसी से ये काम करवाएंगे, इनका जो मतलब विंडो सोर्स होता है उससे पहले किसी से बात करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप करवाओगे। फिर इन्होंने क्या किया, 2 टेंडर लगाए। उस 2 टेंडर को इन्होंने क्या किया, 3 महीने तक पोर्टल पे पड़ा रहा, उसमें भी काफी लोग आए होंगे। उस टेंडर को इन्होंने नहीं खोला, उस टेंडर का ना इन्होंने टेक्निकल भी खोला, क्यों नहीं खोला टेक्निकल भी। डायरेक्ट क्या करते हैं, उस टेंडर को कैंसिल करके और उस टेंडर को इन्होंने शिफ्ट कर दिया जैम। जब जैम पे शिफ्ट कर दिया तो जब जैम पे शिफ्ट कर दिया, फिर क्या हुआ कि जैम पे आप क्यों शिफ्ट किए, जहां पे कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है सिमिलर वर्क का, जो कि वो सर्विस प्रोवाइड कर सके। 2 दिन पहले ये दोनों कंपनी क्या करता है, जैम पे अपने आप को लिस्टेड करवा लेता है, रजिस्टर्ड करवा लेता है, और ये 2 कंपनी
उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर जाता है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि 118 करोड़ का टेंडर और सिर्फ इसको 7 डेज का एडवर्टाइजमेंट का टाइम दिया जाता है जेम को। मतलब 20 तारीख को आप देखोगे और 27-28 को टेंडर क्लोज हो गया, बीच में सैटरडे संडे पड़ा, अप्रोक्सीमेट 6 से 7 दिन का टाइम दिया जाता है 120 करोड़ का टेंडर, जो कि अगर आप बैंक गारंटी भी बनवाने जाते हो किसी बैंक में, वो भी कम से कम 3 दिन का टाइम लेगा टेंडर डालने के लिए। अगर आप बैंक गारंटी के अलावा इन्होंने 29 करोड़ का बैंक सॉल्वेंसी मांगा था, जो कि बैंक सॉल्वेंसी बनाने में कम से कम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है बैंक का 15 to 20 डेज होता है। ये अपने आप में ये चीजें दर्शाता है इन्होंने जो स्कैम किया है वो गलत है। मैं इस स्कैम के अगेंस्ट बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे गया, तो मतलब इस सिस्टम के पार्ट थे, मैंने उनसे जाके मिला कि ये गलत है, इसको आप खत्म करो, हमें भी अपॉर्चुनिटी दो। आप अगर आप हमें नहीं अपॉर्चुनिटी देते हो तो आप सिस्टम से काम करो। हम एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर कहीं पे कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हम आवाज उठाएंगे और इस तरह से आवाज उठाते रहेंगे। अगर इस तरह का कोई भ्रष्टाचार होता है और वो हमारे नॉलेज में आता है तो हम उस चीज के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। धन्यवाद अतुल जी। अतुल जी ने 2-3 और आपके सामने ऐसे तथ्य रखे हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार किस तरह से किया गया। जैसे अभी बताया कि 2 टेंडर हुए, एक तो अभी जिस प्रोसेस के द्वारा दिया गया और एक पहले टेंडर 3 महीने टेंडर ये पड़ा रहा, ओपन नहीं किया गया और टेंडर खत्म कर दिया गया। दूसरा, उन्होंने जो समय की अवधि जो मैंने कहा 18 से 29 अगस्त के बीच में पूरा प्रोसेस खत्म कर दिया। उन्होंने और विस्तार से बताया कि किसी टेंडर प्रोसेस में आने के लिए बैंक गारंटी हो और दूसरे जो कागजात है तैयार करने हो उसमें समय लगता है, और 118 करोड़ रुपए का यदि टेंडर आ रहा है तो इतने कम समय में टेंडर कॉल करने का जो नियत तो साफ दिखता है। यानी कि पहले से प्लेयर को अवगत करा देना, अपने चहेते जिसको टेंडर देना उसको टेंडर देना, ये साबित कर रहा है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अतुल जी ने ये रखी कि ये उस पूरे प्रोसेस टेंडर प्रोसेस से जाते हैं और 2 साल का टेंडर लेते हैं, लेकिन मंत्री जी के पास जब फाइल जाती है तो मंत्री जी अपनी जो तानाशाही है उससे कलम चलाते हैं और इनके टेंडर को 6 महीने के लिए कर देते हैं। और इस 6 महीने में क्या खेल होता है, मैं तो सीधे तौर पर मेरा आरोप है कहीं ना कहीं अपने भ्रष्टाचार में शामिल करने के लिए कंपनी को खोजा जा रहा होगा। और यही कारण है कि साई नाथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकी शायद वो फेवरेट कंपनी बन पाई जो भ्रष्टाचार में इनकी हिस्सेदार बन सके। यही कारण है कि आज ये लोगों को बाहर कर दिया गया। नियम अनुसार इनको 2 साल का टेंडर था, लेकिन मंत्री जी का अधिकार है, उन्होंने अपनी वीटो पावर यूज की और 2 साल को 6 महीने में। लेकिन प्रश्न तो ये है कि ऐसी जल्दबाजी क्यों थी? ऐसा ये इन शौचालयों के अंदर ऐसा क्या बड़ी इमरजेंसी की बात थी जिसमें कंपनी को 10 दिन के अंदर टेंडर कॉल करके देना है? तो जो मैंने पूर्व में कहा उसमें सबसे बड़ा कारण यही था कि हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार उन्हें सो कॉज नोटिस देना है। सो कॉज नोटिस होने के बाद वो कंपनी टेंडर में भाग नहीं ले सकती थी। तो एक विशेष समूह, विशेष ग्रुप कंपनी को फायदा पहुंचाने की नीयत से पूरा एक खेल और षड्यंत्र रचा गया, जिसका पर्दाफाश आज हमने किया है। आप लोगों ने हमें सुना, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का जवाब देने की। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगले 3-4 महीने तक जो हमारे विधायक और मंत्री जेल जाने के लिए तैयार है, जब तक चुनाव है, ऐसे बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं। देखिए, जो अपराध करेगा, जो षड्यंत्र करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, तो स्वाभाविक है वो जेल जाएगा। अरविंद केजरीवाल ये पूरी तरह से मान चुके हैं, और सच कहूं तो इन अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का मुखिया तो अरविंद केजरीवाल है। चीफ सेक्रेटरी को पीटा जाता है तो केजरीवाल की निगाह के सामने पीटा जाता है। शराब माफियाओं को कार्टेल बना के दिल्ली को बेचा जाता है तो वो अरविंद की इजाजत से बांटा जाता है। अरविंद के एक मंत्री हवाला व्यापारी हैं, क्या अरविंद को नहीं पता? क्या अरविंद को नहीं पता कि उनके मंत्री किस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं? ये अरविंद को मालूम है। अब अरविंद के पास यही एक जवाब है बेशर्मी का
कि हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। आप जेल जाओगे, अभी भी जेल में हैं, कुछ लोग जेल जा करके वापिस आ चुके हैं। ये 8 साल का इतिहास बन चुका है। जेल गए, वापिस आ गए, जेल में हैं और जेल जाएंगे। तीनों बातें साबित हो रही है। एक बात ना करे अरविंद, फर्जी डिग्री इनका मंत्री देता है जितेंद्र तोमर, कांग्रेस ने तो नहीं दी। और मैं आज आपको इस प्रेस वार्ता से सबको कहना चाहता हूं, मेरी नीयत किसी को बेवजह बदनाम करने की नहीं, अरविंद की तरह। कांग्रेस पार्टी की नीयत बेवजह सरकार को बदनाम करने की नहीं है। यदि मैं कोई प्रश्न उठाता हूं तो तथ्यों के साथ उठाता हूं। मैंने शराब में कहा भ्रष्टाचार है, वो साबित हो रहा है। हम लोग सीएजी के पास गए कि मेंटेनेंस और खरीद जो डीटीसी का जो टेंडर है वो गलत है, भ्रष्टाचार है। हमने साबित किया, टेंडर निरस्त हुआ, शराब पॉलिसी वापस हुई। ये क्या दर्शाता है? अरविंद की जो फाउंडेशन है झूठ फरेब, उस पर कांग्रेस नहीं टिकी हुई। कांग्रेस सच पे टिकी हुई है, विचारधारा पे टिकी हुई है, और मैं उसका अनुपालन कर रहा हूं, उस पर चल रहा हूं। भ्रष्टाचार का मामला आएगा, ईमानदारी से मैं अरविंद के खिलाफ सवाल खड़े करूंगा, आंदोलन खड़े करूंगा। और ये लड़ाई मैंने शुरू